क्लास 7 जो आपके NCERT 360 6 to 12 का है। इससे पहले हमने क्लास 6 को पूरा कंप्लीट किया है, आपका प्यार और सपोर्ट है, तो उसी के द्वारा हम जो है क्लास 7 का वीडियो लेकर के आए हैं। पहला चैप्टर है जो है आपका समानता, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिटी। क्या बोलते हैं? इक्विलिटी। क्लियर है? देखिए, भारत में जो है सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलता है और यह अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है, यानी भारत का संविधान देता है। अनुच्छेद जो है 14 कानून के सामने सभी को बराबर मानती है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल 14 जो है कानून के सामने सभी को बराबर मानती है। इसी में आता है आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल जो आपका 17 आता है, इसको हम लोग करते हैं अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। और 18 जो होता है ये आपके उपाधियों का अंत है। क्लियर है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है आपको देती है, जो कि 18 वर्ष से ऊपर हर नागरिक वोट दे सकता है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि 21 साल से घटा करके 18 साल कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, जिसमें आपको बताना है। और उस समय किसका सरकार था? राजीव गांधी की सरकार थी। आपको बस ये हम आपको एक हिंट दे दिए हैं। क्लियर है? देखिए, चुनाव कराने वाली जो संस्था होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, क्या इसका आर्टिकल 324 से 329 में है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है? देखिए, आपको इस चैप्टर से पार्टिकुलर अस्पृश्यता का बारे में आर्टिकल 17 का क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। कहता है कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को डैश मानता है, तो वो समान मानता है। क्या मानता है? समान मानता है। भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ निम्न आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो धर्म के आधार पर नहीं कर सकते हैं, जन्म के आधार पर नहीं कर सकते, और जाति के आधार पर आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते। क्लियर है? आपको याद रखना है। और जो ये अस्पृश्यता का अंत होता है वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है। बोल रहा है कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं किए गए हैं? आपको ये पूछ रहा है कौन सा प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए विशेष लोगों से अनुमति लेना होगा। तो ये चीज़ जो है प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो प्रावधान किए क्या सब गए हैं? तो कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के कांता जैसी घरेलू काम की नौकर जो है ना, नौकरी करने वाली महिला भी वहाँ तक भी सभी को सीमित है। और सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना पड़ेगा। सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 14 आपको इसके बारे में बताता है। ठीक है? हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि जो है सम्मिलित है। उसके बाद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया गया है आर्टिकल 17 के अंतर्गत। क्लियर है? उसके बाद कहता है क्वेश्चन कि शासन के संविधान के द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को निम्न में से किस तरह से लागू किया गया है? तो आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा कानून के द्वारा और सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सुविधा विहीन समाजों की मदद करके, यानी कि दोनों आपका जो है वो सही हो जाएगा। देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो कई बच्चे खाली पेट स्कूल जाते हैं, यानी कि आते हैं, और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता, तो ये भी सही है। बहुत बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते, ये भी सही है। बच्चों को भोजन तो मिलता है, लेकिन उनके बीच ही सामाजिक दूरियां को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है, तो ये भी आपके क्या है? सही है। ठीक है? कहता है कि 2001 में जो है ना, तमिलनाडु राज्य में 2001 में यह योजना को शुरू किया गया था और इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह एक कदम है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में करवाया जाना चाहिए, जो कि तमिलनाडु के राज्य में 2001 में जो है उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के लिए निर्देश दिया था। पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, इसी लेकर के ये सब व्यवस्थाएं की गई। फिर क्या हुआ? इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी क्या हुआ? सहायता मिली। क्या हुआ? सहायता मिली। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है
कि मध्याह्न भोजन योजना भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू हुआ था, वो आपके तमिलनाडु हो जाएंगे, 2001 में तमिलनाडु में। कितने ईस्वी में उच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने का निर्देश दिया था, तो 2001 हो जाएगा, तमिलनाडु 2001। मध्याह्न भोजन योजना का निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव हमको देखने के लिए मिला है, तो दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल प्रवेश लेना शुरू किया है, सही है। और इस योजना के चलते बच्चों ने नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया, तो ये भी आपका क्या है, दोनों सही हैं। कह रहा है कि रोजा पार्कर्स एक डैश महिला थी, तो क्या थी, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। देखिए कह रहा है कि रोजा पार्कर्स जो है 1913 से 2005 तक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी और दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था, ठीक है। जहां डैश होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी, तो क्या होगा, तो लोकतंत्र, जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी, ठीक है। कहता है कि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार मिलने के लिए अदालत हुआ, क्या हुआ, आपका आंदोलन हुआ, आंदोलन हुआ, क्या हुआ, आंदोलन, कब, 1950 में, क्लियर है। निम्नलिखित में से किसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाए, क्या कहलाए, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाए, जो था रोजा पार्कर्स, कौन था, रोजा पार्कर्स, जो 1955 में वो दिन भर काम करके थक जाने के बाद जब वो आ रही थी घर, तो अपनी सीट जो है ना गोरो व्यक्ति को देने के लिए मना कर दिया था, तब ये आंदोलन आपके हुए थे, क्लियर है, याद रखना है। तो हुआ था 1 दिसंबर को, याद रखिएगा, मतलब 1 दिसंबर 1955 को। और ये आंदोलन कब हुआ था, तो जो आपका है, तो ये 1950 में हुआ था, आंदोलन 1950 में हुआ था। अब वो घटनाएं 1955 में हुई थी, घटनाएं 1955 में हुई थी, याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक आंदोलन यानी कि सिविल राइट मूवमेंट कहलाए, तो वो रोजा पार्कर्स था, कौन था, रोजा पार्कर्स। वो कह रहा है कि रोजा पार्कर्स जो था 1913 से 1905 तक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, जो 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद वो सीट पे बैठी थी और सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, और उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट एक्ट कहलाया। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का क्या किया, निषेध किया। नागरिक अधिकार आंदोलन द्वारा अमेरिका में कब से नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया, तो वो आपके 1964 थे, कब, 1964 थे। उसके बाद है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य, सार्वभौमिक मताधिकार से जो है आपका तात्पर्य पूछेगा तो क्या है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि जब लोकतंत्र में 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, क्या होता है, अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। अगला है कि 1950 में समानता के लिए किस देश में हुए संघर्ष को नागरिक आंदोलन अधिकार सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, तो वो अमेरिका में, कहाँ पे, अमेरिका में हुआ था, जो 1950 में हुआ था। देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निम्नलिखित में से किसमें निरूपित किया जाता है, तो वो आपके हो जाएंगे संविधान में, किसमें, संविधान में। अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 2, जो कहता है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए स्वास्थ्य सेवाएं 2 प्रकार की होती है, एक होता है पब्लिक हेल्थ और एक होता है प्राइवेट हेल्थ। तो सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल, सरकारी जो अस्पताल होता है उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, साफ पानी उपलब्ध कराना, टीकाकरण करवाना, अस्पताल बनाना, और जो सरकार का काम होता है, और बीमारी की रोकथाम करना। अब पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होता है, सभी नागरिकों के लिए जो है ना इलाज करता है और हर चीज़ सभी नागरिकों के लिए अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करवाता है, क्लियर है। याद रखिएगा पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है किसके द्वारा चलती है, तो पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है वो भी सरकार के द्वारा ही चलती है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा ही चलती है, ठीक है, क्योंकि लाइसेंस वाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। और यह भी जो है ना सभी नागरिकों के लिए कम खर्चे पर क्या करती है, सेवाएं उपलब्ध करवाती है, क्लियर है। देखिए कहता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को निम्नलिखित में से कौन से वर्गों में बांटा गया है, तो ये है सार्वजनिक सेवाएं और निजी सेवाएं, 2 वर्गों में बांटा गया है। कह रहा है कि ओपीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है ओपीडी का पूर्ण रूप जो होता है आउट पेशेंट
डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। वह सेवा व कार्य जो देश के सब लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो वे सेवाएं क्या कहलाती है? तो वे सेवा सार्वजनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? सार्वजनिक सेवाएं कहलाती है। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई माध्यमों से संचालित हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संचारणीय बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारणीय बीमारी कहते हैं। जैसे कि पानी, भोजन, हवा आदि से फैलता है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य के पूरे बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दे दिया था? तो वो आपके 40%। कितने? 40% दे दिए थे। मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो वो आपका हो जाएगा कोस्टारिका। कौन हो जाएगा? कोस्टारिका हो जाएगा। कौन? कोस्टारिका हो जाएगा। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कहता है राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन जो है कैसे काम करता है? देखिए, राज्य सरकार के 3 प्रमुख भाग हैं। 3 प्रमुख भाग हैं। एक है कानून बनाना, दूसरा है कानून लागू करना, तीसरा है न्याय देना। तो कानून बनाने को हम लोग क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं। कानून लागू करना को हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और न्याय देना को क्या कहते हैं? जुडिशरी कहते हैं। क्लियर है? देखिए, राज्य की विधानसभा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग विधानसभा ही कहते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? और देखिए, विधायक को हम लोग एमएलए कहते हैं। विधायक को एमएलए कहते हैं। और एमपी को जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है? विधायक को एमएलए और एमपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और एमएलए जो होता है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का क्या होता है? प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख होता है। और मुख्यमंत्री को जो है, जो हम एमएलए यहाँ से भेजते हैं, वो मुख्यमंत्री को चुनता है। क्लियर है? और राज्यपाल उसको क्या करता है? शपथ दिलाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो है 167 आर्टिकल में है और प्रधानमंत्री का जो है कर्तव्य वह 78 आर्टिकल में है। तो कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपके राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। क्लियर है? और मुख्यमंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिपरिषद जो है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। दोनों के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में। विधानसभा के सदस्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसको विधायक कहा जाता है। विधायक मतलब एमएलए। क्या? एमएलए कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद है एमएलए का एक पूर्ण रूप क्या होगा आपको बताना है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं पे एमपी हो जाएगा जो लोकसभा का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए का चुनाव जीतकर कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसका सदस्य बन जाता है? तो वो बन जाता है आपका विधानसभा का। किसका बनता है? विधानसभा का बन जाता है। उसके बाद है हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता डैश प्रतिनिधि चुनती है, तो 1 प्रतिनिधि चुनती है। कितने? 1 प्रतिनिधि चुनती है। देखिए, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। तो हर निर्वाचन क्षेत्र से 1 प्रतिनिधि क्या होता है? चुनी जाती है। 1 प्रतिनिधि चुनी जाती है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करते हैं, तो राज्य में उस दल को क्या का उस दल में डैश माना जाता है। क्या माना जाता है? तो उस दल में बहुमत माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुमत माना जाता है। और सरकार उन्हीं की बनती है। जो दल अल्पमत में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो विरोधी पक्ष कहलाते हैं। विरोधी पक्ष कहलाते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो डैश बनाता है। क्या बनाता है? मुख्यमंत्री बनाता है। क्या बनाता है? मुख्यमंत्री बनाता है। निम्नलिखित में से कौन मंत्रियों का चयन करता है? तो वो आपका मुख्यमंत्री करता है। कौन? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। निम्नलिखित में से किसका दायित्व शासन के विभिन्न विभाग एवं मंत्रालयों को चलाना है? तो वो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री और मंत्री। मुख्यमंत्री और मंत्री हो जाएगा। तो हम चलिए थोड़ा सा राज्यपाल के विषय में आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं। देखिए, आर्टिकल आपका जो है 153 वो राज्यपाल के बारे में बताता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल जो व्यक्ति होगा वो उसी राज्य का नहीं होना चाहिए, अन्य राज्यों का होना चाहिए। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति की नियुक्ति मतलब कि
155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत भी होते हैं, यानी अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको 5 साल से आगे भी रख सकता है। आर्टिकल 157 कहता है कि राज्यपाल बनने की योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 साल होना चाहिए। और अनुच्छेद 158 कहता है कि पद की शर्तें जो सांसद या विधायक नहीं हो सकता है, जो सांसद या विधायक नहीं हो सकता है, लाभ का पद नहीं धारण कर सकता है, ठीक है, वो आपके 158 के अंतर्गत है। 159 कहता है कि राज्यपाल की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और 160 कहता है कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों की व्यवस्था कर सकता है। 160 कहता है कि विशेष परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के कार्यों की व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल की क्षमा शक्ति, 161 जो है क्षमा शक्ति के बारे में बताता है। राज्य कानूनों से संबंधित अपराधों में दया, क्षमा, दंड कम करना, ये जो है 161 का अंतर्गत राज्यपाल को है। 162 जो है वो कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो है विस्तार होना चाहिए, 162। 163 कहता है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देती है, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देती है। जिस तरह से सेंटर में जो है जो आपका कैबिनेट होता है वो प्रधानमंत्री को सहायता और सलाह करती है। 164 जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, 164 जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। 165 कहता है कि राज्य का महाधिवक्ता जो है नियुक्त करता है, कौन? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। और 166 कहता है कि राज्य सरकार के कार्यों का संचालन कैसे होगा, ये 166 के अंतर्गत होता है, राज्यपाल करता है। 167 कहता है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य, 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य है और राज्यपाल को जानकारी देना, मतलब मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है 167 के अंतर्गत, कि राज्यपाल को क्या करेगा, वो जानकारी देगा कि उसके राज्य में क्या क्या हो रहा है। अब समझते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां के बारे में। तो देखिए आर्टिकल जो है आपका 174 कितना है, 174 है। 174 कहता है कि विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना और भंग करना ये राज्यपाल के अंतर्गत है। 175 कहता है कि विधानसभा को संदेश और संबोधन करना, कौन? राज्यपाल। 176 जो है पहली बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण है। और 200 जो है बिल पर राज्यपाल की स्वीकृति है, 200 आर्टिकल 200 जो है बिल पर राज्यपाल की स्वीकृति है, जैसे स्वीकृति देना, रोकना, राष्ट्रपति के पास भेज देना, पुनर्विचार करने के लिए लौटा देना, ये सब जो है राज्यपाल के अंतर्गत आता है 200 के अंतर्गत, आर्टिकल 200। 201 कहता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक 201 है। और 213 जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 213 जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। देखिए राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। वास्तविक कार्यपालिका जो है शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी माना जाता है, और मतलब कि राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी माना जाता है। राज्यपाल जो है राज्य आपातकाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, क्लियर है। राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियों में भी होता है, मतलब कि राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां भी होती है, क्या होता है? विवेकाधीन शक्तियां भी होती है, ठीक है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, न्यूनतम वर्ष 35 साल, कार्यकाल 5 वर्ष, शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्षमा शक्ति 161 है, अध्यादेश 213 है, अध्यादेश जो है 213 है। अब बिल पर स्वीकृति जो है 200 है, बिल पर स्वीकृति 200 है। अब हमारा आता है कौन? तो वो आता है मुख्यमंत्री। कौन आता है? मुख्यमंत्री। कौन आता है? मुख्यमंत्री आता है, ठीक है। मुख्यमंत्री के बारे में चलिए समझते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जो है आर्टिकल 163 के अंतर्गत आता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री जो है आपका राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 164 जो है वो कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, यानी अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर होगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, क्लियर है। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि वह 6 महीने के अंदर विधायक या विधान परिषद सदस्य नहीं बनता है तो वह छोड़ना पड़ सकता है, उसको छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा।
और 166 कहता है कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक निर्णय जो है मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री लेता है। क्लियर है। आर्टिकल 167 कहता है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताइए, मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताइए। तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय में की जानकारी देना और प्रशासनिक मामलों की जानकारी देना, राज्यपाल के द्वारा मांगी गई सूचना देना और मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने रखना। तो ये सभी जो है किसका, तो मुख्यमंत्री का काम होता है। अब है मुख्यमंत्री से जुड़ी महत्वपूर्ण कुछ एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्लियर है। जैसे देखिए, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का नेता होता है, मुख्यमंत्री ही तय करता है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन सा विभाग उसको मिलेगा। मुख्यमंत्री के इस्तीफे देने पर पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री का मुख्य अनुच्छेद क्या होता है? 164। राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य 167 और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होता है। सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होता है। और मुख्यमंत्री का पद जो है राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का पद जो है राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्लियर है। तो हमारा इसमें जो है मुख्यमंत्री भी आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि डैश जो है ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर क्या करते हैं? चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। तो वो आपका हो जाएगा विधानसभा। क्या हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा। कहता है कि डैश शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न भागों और मंत्रियों से होता है। तो वो हो जाएगा सरकार। कौन हो जाएगा? सरकार हो जाएगा। ठीक है। विभिन्न विभागों और मंत्रियों को जो प्रभारी होते हैं उनका सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वो आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विभागों और मंत्री के जो प्रभारी होता है उनका सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। क्या होगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा। कहता है सरकार का कार्यकारी हिस्सा डैश कहलाता है। तो वो आपका हो जाएगा कार्यपालिका। कौन हो जाएगा? कार्यपालिका हो जाएगा। उसके बाद है कि सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो डैश कहलाते हैं। तो वो हो जाएगा विधायिका। क्या हो जाएगा? विधायिका हो जाएगा। विधायिका। आगे देखिए, कहता है कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं? तो वो आपका हो जाएगा टीवी चैनल, अखबार और विधानसभा। टीवी चैनल, अखबार और विधानसभा। ठीक है। उसके बाद है सरकार के विभागों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे डैश के द्वारा अनुमोदित या स्वीकृति किया जाता है। किसके द्वारा? तो वो आपका हो जाएगा विधायिका के द्वारा। किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा। उसके बाद है कि लोकतंत्र में विधायकों का डैश होता है। क्या होता है? तो निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है। हम लोगों के द्वारा चुना जाता है, जिसको एमएलए कहते हैं। लोकतंत्र में प्रमुखतः डैश का ही शासन होता है। तो वो हो जाएगा जनता का शासन होता है। किसका? जनता का शासन होता है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती है? सरकार जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती है? क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कि सरकार जो है मतलब सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। तो बिल्कुल ये सही है, निर्णय ले सकती है। यह भी सुनिश्चित करती है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। ये भी सही है। यह भी अनिवार्य कर देती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। तो ये भी आपका क्या है? सही है। उसके बाद देखिए, अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इस चैप्टर में हम लोग जो है जेंडर का मतलब, ठीक है, समाज में पुरुष और महिला की भूमिका होती है। जेंडर का मतलब क्या होता है? समाज में पुरुष और महिला की भूमिका होती है। जेंडर इनक्वलिटी मतलब क्या होता है? कि लड़कों और लड़कियों के बीच में असमानता, इनक्वलिटी। समाज में काम का विभाजन, जैसे लड़कियां घरेलू काम करती है, लड़के बाहरी काम करते हैं। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जेंडर शब्द का अर्थ होता है सामाजिक लिंग, और एक जेंडर का अर्थ होता है जो आपको बायोलॉजिकल होता है। ठीक है। तो बेसिकली इसी सब चीज़ को इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। कहता है समाओ द्वीप के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। तो वो कौन सा भाग है? तो वो भाग है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। 1920 के दशक में समाओआ द्वीप बच्चों का एक बड़ा होना समाओआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक क्या है? भाग है। समूह का क्या है? एक भाग है। ठीक है। उसके बाद है आपका, देखिए इस चैप्टर में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए करके
एक ही क्वेश्चन वहाँ से बन रहा था। अब है आपका चैप्टर नंबर 5 जो है औरतों ने बदली दुनिया, औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। वैसे भी आज महिला दिवस है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 8 मार्च को जो इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जाता है उसका थीम क्या है, यानी 2026 का थीम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए इसमें क्या है, महिलाओं की क्या है, शिक्षा जरूरी है, महिलाओं को समान अधिकार, जैसे शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो है 2006 में हमारे नीतीश सरकार 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना दिया बिहार को। ठीक है, कई महिलाओं में समाज बदलता है। उदाहरण के लिए सावित्रीबाई फुले को देख लीजिए, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी है, पहली महिला शिक्षिका बनी है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो आपके हैं लक्ष्मी लालकारा। कौन है? लक्ष्मी लाकरा। झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया और उत्तरी रेलवे की वो पहली महिला इंजन चालक बन गई। उसके बाद है अमार जीबोन किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? तो वो आपका है रास सुंदरी देवी। कौन है? रास सुंदरी देवी। उसके बाद है कि रास सुंदरी देवी का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और है अगला, कहता है कि राज सुंदरी देवी जो है 1800 से 1890 का अनुभव पढ़े, जो एनसीईआरटी में ही पढ़ना है, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी और 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, कम तो 60 वर्ष की अवस्था में। कितनी वर्ष की अवस्था में? 60 वर्ष की अवस्था में। निम्नलिखित में से किसे पंडिता की उपाधि दी गई है? तो वो है रमाबाई। किसे? रमाबाई को दिया गया। देखिए रमाबाई जो है 1858 से लेकर के 1922 अपनी बेटी के साथ उन्होंने बिताई, और महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया और उन्हें पंडिता की उपाधि दिया गया, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय के औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी जब इसे वो ज्ञान मिल रही थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव के एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। भारत सरकार का प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष शुरू होता है? तो ये आपका होता है 2014 में। कब होता है? 2014 में, और यही उसका लोगो है, देखिए। ठीक है, याद रखिएगा 2014 में। निम्नलिखित में कब कानून बना जिससे निम्नलिखित में से कब कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिस्सा के भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके? तो वो बना है कानून 2006 में। कब बना है? 2006 में बना है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है, रुकैया मखावत हुसैन ने कोलकाता में कब लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है? तो वो है 1910 में। कब? 1910 में। उसके बाद है प्रमुख कहानी सुल्तान का स्वप्न निम्नलिखित में से इसके लेखिका कौन है, कौन लेखक हैं इनके? तो वो है रुकैया सखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन है। ठीक है, देखिए कहता है कि रुकैया सखावत हुसैन जो है 1880 से लेकर के 1932 तक एक धनी परिवार में पैदा हुई थी और जिनके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्होंने उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेज को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियां के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना सीखना सीख लिया और आगे जाकर के वे एक लेखिका बनी। और 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी तब वो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी। उसका शीर्षक क्या था? सुल्तान का सपना। कहानी में सुल्तान नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती है, और लेडीलैंड ऐसा स्थान था जहां वह स्त्रियों को जो क्या करता था, शिक्षा विक्षा मतलब वो चीज़ देता था। ठीक है, तो ये आप जब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब एनसीईआरटी पढ़ना क्या है, मतलब एनसीईआरटी का वही एक जो है ना पेज नंबर 54
ठीक है। और जो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 में जो है उसी का कोटेशन ला करके यहाँ पे डाल दिया गया है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 6, संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यमों को समझना, ठीक है। देखिए संचार में हम लोग जो है ना मीडिया को पढ़ते हैं। मीडिया मतलब क्या होता है? संचार के साधन। मीडिया के प्रकार क्या हो सकते हैं? प्रिंट मीडिया जिसको न्यूज़पेपर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल हो गया, डिजिटल मीडिया जैसे इंटरनेट हो गया। मीडिया का काम क्या है? जानकारी देना, जागरूकता फैलाना, सरकार की आलोचना करना, ठीक है। तो ये सब आपके मीडिया के ही काम होते हैं। और जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है, जहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता भी आपके इसी के अंतर आता है। मीडिया अंग्रेजी शब्द है, ये लिया गया है कहाँ से? तो ये मीडियम से लिया गया। कहाँ से? मीडियम से लिया गया, ठीक है। उसके बाद है कि समाज में विचारों को एवं अखबारों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन ही हमारा क्या कहलाता है? तो मीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यम के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है और देश और विदेश के जन समूह तक, इसलिए इन्हें डैश कहा जाता है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संचार माध्यम कहते हैं और मास मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार माध्यम और मास मीडिया। डैश के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है। तो वो कब? तो 1940 में। कब? 1940 में। तो ये देखिए टाइपराइटर है उस समय का, 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, ठीक है, जो कि पत्रकारिता की दुनिया में क्या किया है? एक क्रांति सा ला दिया था। आगे है कि जॉन एल बेयर्ड निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया है? तो वो टीवी का आविष्कार किया। किसका? टीवी का आविष्कार किया है, ठीक है। उसके बाद है जब सरकार समाचार की किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गति की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग सेंसरशिप कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मूवी हो गए जिसमें से कुछ सीन को कटाना है, जैसे पद्मावत मूवी हो गया था, फिर इधर द केरला स्टोरी 2, वो सब में भी मूवी में क्या हुआ है कि कुछ सेंसरशिप ने उस पर लगा दिया, जो कि उस सीन को लोगों के बीच में नहीं लाना है। क्लियर है? कहा जाता है कि समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी अंश को अगर हटाना हो, उसको अब लोगों तक नहीं पहुंचाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? सेंसरशिप कहा जाता है। और भारत के इतिहास में ऐसा समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों से ऊपर सेंसर लगाया है। इसमें से सबसे बुरा समय था 1975 से 1977 तक, जो कि आपातकाल के समय था और इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद है खबर लहरिया नामक समाचार पत्र का संबंध किस राज्य से है? तो वो आपके उत्तर प्रदेश से। किससे है? उत्तर प्रदेश से। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की 8 दलित महिलाओं के द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता था लहरिया नामक समाचार पत्र, ठीक है। तो ये था चित्रकूट। कहाँ? चित्रकूट। कहाँ? चित्रकूट। देखिए कहता है कि खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं के द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। क्लियर है? लोगों की भागीदारी डैश को मजबूत करती है, तो वो लोकतंत्र को मजबूत करती है। किसको? लोकतंत्र को मजबूत करती है। अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 7, ठीक है, हमारे आसपास के बाजार। हमारे आसपास के बाजार। देखिए बाजार जो होता है ना, वो क्या है? जहां वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। और बाजार का प्रकार अगर बोलेगा तो एक होता है आपका वीकली मार्केट, जिसको हाट कहते हैं, आप सप्ताह में एक बार लगता है। एक आता है शॉपिंग कम्प्लेक्स, जिसको हम लोग मॉल कहते हैं। एक आता है होलसेल मार्केट, जिसको हम लोग थोक बाजार कहते हैं। तो वीकली मार्केट में क्या होता है? सप्ताह में एक बार बाजार लगता है। अब मॉल में आपको सब कुछ मिल जाता है एक ही जगह, ठीक है। होलसेल में जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो रिटेलर होता है, वो क्या करता है? वहां से माल खरीद के लाता है और अपने दुकान में उसको बेचने का काम करता है। क्लियर है? अच्छा है कि क्वेश्चन कहता है कि सप्ताह के एक निश्चित दिन में और जगह पर लगने वाला डैश होता है, तो उसको हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाजार कहते हैं, ठीक है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। साप्ताहिक बाजार का निम्नलिखित में क्या फायदा होता है? साप्ताहिक बाजार में निम्नलिखित में क्या फायदा होता है आपको बताना है। तो देखिए कहता है इस बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। इस बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिनमें आप में प्रतियोगिता भी होती है, जिनसे कोई भी सामान सस्ती दामों पे आपका मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है। तो दोनों आपके क्या है? सही है। उसके बाद है पड़ोस की दुकानें निम्नलिखित में से किस कारण से उपयोगी होती है? तो वो है आपके ये दुकानें हमारे घर के एकदम नज़दीक होता है, बिल्कुल सही, जिसके चलते हम किसी भी समय वहां जा कर के सामान खरीद लेते हैं। और दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं और दुकानदार ग्राहकों को के लिए उधार भी देने के लिए तैयार रहता है। तो ये दोनों फायदा हमको होता है। शहरों
में एक साथ कई तरह की दुकानें होती है जिन्हें लोग डैश कहते हैं, तो उनको शॉपिंग कम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉपिंग कम्प्लेक्स कहते हैं। व्यापारी से क्या तात्पर्य है? तो वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। उसके बाद है व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, डैश कहलाता है। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? खुदरा व्यापारी, जिसको रिटेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेलर, जो फुटपाथ पे बाजार हटिया में दुकान लगाता है। वैसा बाजार जहां वस्तुएं पहले पहुंचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है, उसको होलसेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? थोक बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? थोक बाजार कहते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं? तो वो करते हैं आर्थिक स्थिति। कौन करता है? आर्थिक स्थिति करता है। ठीक है, अब हमारा आज लास्ट चैप्टर है, जो है हमारा चैप्टर नंबर 8, बाजार में एक कमी। बाजार में एक कमी। ठीक है, देखिए बाजार में एक कमी का मतलब होता है कि देखिए उत्पादन प्रक्रिया, जैसे कि मान के चलिए एक शर्ट बाजार तक पहुंचने के कई चरण हो सकते हैं। जैसे कि शर्ट को बनाने में पहले किसान क्या करता है? कपास उगाता है, फिर कपास क्या करता है? फैक्ट्री उसको धागा बनाता है, कपास खरीद के फैक्ट्री धागा बनाता है। धागा बनाने के बाद कपड़ा मिल क्या करता है? कपड़ा बनाता है। कपड़ा जब बन जाता है फिर उसको गारमेंट फैक्ट्री जो है शर्ट बनाती है। कपड़ा बनने के बाद उसको क्या करता है? शर्ट बनाती है। और शर्ट जब बन जाता है तब फिर उसको दुकानदार उसको खरीदता है, और जब दुकानदार खरीद लेता है तब जाकर के ग्राहक उसको पहनता है, यूज करता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है? एक उत्पादन प्रक्रिया है, जो एक चेन है। ठीक है, अब बिजनेस चेन अगर बोलेगा तो एक होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब वह जो उत्पादक करता होता है। एक होता है ट्रेडर, जो उस प्रोड्यूसर उस सामान को वो खरीदता है, फिर उस सामान को कौन खरीदता है? फिर एक होता है होलसेलर, और जो होलसेलर होता है वो होलसेलर से क्या करता है? रिटेलर खरीदता है, और रिटेलर से फिर क्या होता है? आपके तक वो ज्यादा पहुंचते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपके बाजार में एक कमी के अंतर्गत आता है इस चैप्टर में, जब आप पढ़िएगा। ठीक है, डिटेल्स में एनसीईआरटी जा करके। तो सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार का संबंध किस राज्य से है? तो वो आपके हैं तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। तो आपने एक चीज क्या समझा कि अब मान के चलिए एक होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के नीचे होता है ट्रेडर, ट्रेडर के नीचे होता है होलसेलर, और होलसेलर के नीचे होता है रिटेलर। तो ये एक जो है ना चेन चलते रहता है। तो इरोड का कपड़ा बाजार कहाँ से है? तो वो तमिलनाडु से इसका संबंध है। फिर है दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो व्यापारी और बुनकरों के बीच ऐसी व्यवस्था जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त मिल जाता है। क्लियर है? उसके बाद है कि क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाई है? तो वो आपके तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु है। उसके बाद है कि गरीबों का बाजार में शोषण न हो सके, इसके लिए कौन से रास्ता अपनाना पड़ता है? तो वो आपके हैं उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं, कानूनों का दृढ़ता से क्या करें? पालन करें, सख्ती से पालन करें। तो ये आपके कुल चैप्टर जो थे आपके क्लास 7 पॉलिटी के 1 to 8 थे, हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और आपके जो है क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 ये तीनों भी चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप 6 to जो है 10 कंप्लीट कीजिए। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो पॉलिटी का 11 जो कि पार्ट 1 है, फिर 11 का पार्ट 2 है, फिर आपका 12 का पार्ट 1 है, 12 का पार्ट 2 है। ठीक है, तब हम जा करके उसका वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बाय।